भी आपको सुन पा रहा हूँ। हाय, हाउ आर यू? I'm fine, sir. जी जी, आई एम ऑल्सो वेरी फाइन। टेल मी, बताइएगा। जी, तो सर मैं अभी बता रही थी कि हम अपने शो का जो हमारा जो मेन मकसद है कि जो हमें शो जो आज जी। अपने फ्रेंड्स के सामने लेकर आए हैं, इसका नाम है दी अचीवमेंट शो, जो कि एनसीडब्ल्यूडीसी एंड ईसीएफ के माध्यम से किया जा रहा है। इसका मेन मकसद है कि हम उन लोगों को अपने शो में लेकर आए जो जमीनी स्तर से जुड़कर काम करते हैं, लेकिन लोगों तक उनकी ना तो पहुंच होती है और ना ही लोग उन्हें जानते हैं। कोरोना टाइम में देख लीजिए कितने सारे लोगों ने अभी काम किया, लेकिन जब सर्टिफिकेट देने का था तो उन लोगों तक सर्टिफिकेट भी नहीं पहुंचे। आई थिंक सर्टिफिकेट बिके भी थे जहां तक मुझे नॉलेज है। तो हमारा शो का जो मेन मोटिव है कि हम उन लोगों को अपने शो में लेकर आए जो कि डिजर्व करते हैं, जो जमीनी स्तर पर जुड़कर काम करते हैं और डिजर्व करते हैं रिस्पेक्ट को। हम अपने शो के माध्यम से उनको सम्मान देना चाहते हैं कि वास्तव में वो लोग काम करते हैं और उन्हें सब लोग जाने, ये हक उनका भी बनता है कि हम अपने शो के माध्यम से उन तक अपनी पहुंच को हम बनाए और लोगों के सामने हम लेकर आए और वो अपने बारे में ये बताएं कि उन्होंने कैसे संघर्ष किया और वो यहाँ तक जहाँ वो आज हैं वहां तक पहुंचने में उनकी क्या क्या भूमिका रही। तो सर, आज पहला शो और शुरुआत हमारी आपके साथ है, तो मैं आपसे आपके बारे में जानना चाहूंगी कि सर पहले तो आप हमारे फ्रेंड्स को अपना इंट्रोडक्शन दीजिए प्लीज, फिर उसके बाद आप अपने बारे में बताइएगा। जी, मेरा नाम अरुण कोचर है और सबसे पहले मैं कंफर्म कर लूं, आपको मेरी आवाज प्रॉपर आ रही सर है? बिल्कुल, मुझे आपकी क्लियर आवाज आ रही है। ठीक है। मेरा नाम अरुण कोचर है, लोग मुझे गोल्डी के नाम से भी जानते हैं। और प्रोफेशन का जहां तक ताल्लुक है, मैं एक आरजे, एंकर, एक्टर। आपने इंट्रोडक्शन में एक्टर नहीं बोला था, बोला था सर, आपने सुना नहीं था। जी, मैं माफी चाहूंगा। ऐसी बात है तो एज एन आरजे, एंकर, एक्टर, राइटर, टीवी सीरियल और आर्ट फिल्म मेकर मैंने काम किया है और काम कर रहा हूं। और ये मेरा प्रोफेशनल इंट्रोडक्शन है। और आप मुझे कई माध्यमों में देखते हैं, अखबार में देखते हैं, कविताओं के माध्यम से, लेखों के माध्यम से, टीवी में देखते हैं एज एन एक्टर, टीवी में देखते हैं एज ए राइटर, शॉर्ट फिल्म मेकर, या फिर फिल्मों में मंच से देखते हैं एज एन एंकर, टीवी शोज को एंकर करता हूँ। ये सारा मेरा काम है और ऊपर वाले की दी हुई बहुत सारी कृपा है। तो यही मेरा इंट्रोडक्शन। चलिए सर, बहुत अच्छा इंट्रोडक्शन है आपका, काफी बड़ा है। काफी बड़ा इंट्रोडक्शन है आपका। तो सर मैं जी, सभी में नहीं, नंबर्स हैं। वास्तव में आपने किया होगा तभी तो आपके पास आपका इंट्रोडक्शन है ना। तो जी बिल्कुल बिल्कुल। जी जी। तो सर मेरा आपके साथ पहला क्वेश्चन ये है कि हम लोग ये जानना चाहते हैं कि जो भी आपने आज तक काम किया, तो आपने शुरुआत कहाँ से की और आप इसी लाइन में क्यों आना चाह रहे थे, या मतलब शौक था आपको, या फिर होता है ना कि कभी कभी हम सोचते नहीं है कि चलिए जो मिल गया वो ठीक है, कॉम्प्रोमाइज करना जिसे हम लोग बोलते हैं, तो उसके बारे में आप थोड़ा सा बताएं। कॉम्प्रोमाइज तो बिल्कुल नहीं। और ये बहुत ही बड़ी इच्छा थी कि मैं यही काम करूं। और मैं आपको बता दूं, जहां तक एजुकेटिव फील्ड का ताल्लुक है, मैं काफी ब्रिलियंट स्टूडेंट रहा हूं और स्कूल में 9 साल तक मुझे स्कॉलरशिप मिलती रही है। जो लोग फर्स्ट सेकंड थर्ड आते हैं तो वो वाली स्कॉलरशिप, और इसके अलावा जो बाहर एग्जाम्स हुआ करते थे जिनमें कि स्टूडेंट की टैलेंट को जज किया जाता है स्कॉलरशिप के लिए, वहां पर भी मुझे स्कॉलरशिप्स मिलते रहे हैं और कई साल। तो स्टडीज के अंदर बहुत अच्छा रहा है। और उसके बाद में भी यही इच्छा रही कि मैं यही काम करूं, यानी एक्टिंग से जुड़ा हुआ काम, कुछ मीडिया से जुड़ा हुआ काम में काम करूं। तो मैंने अपनी इच्छा से, स्वेच्छा से, यहाँ तक कि यूनिवर्सिटी में भी फर्स्ट ईयर में जो है टॉप किया। और परंतु फिर भी इच्छा यही थी कि मैं अपना एकेडमिक्स को ना ज्यादा ध्यान में रखकर मैं मीडिया की तरफ जो है काम
वही काम किया और वही काम मैं कर रहा हूँ। तो ये स्वेच्छा से है और मैं आगे भी यही करना चाहता हूँ। हाँ, बिल्कुल आप जी। आगे यही करना चाहेंगे, हमारी दुआएं हैं आपके साथ में कि आप आगे इस फील्ड में और भी आगे जाएं। तो सर आप थैंक अपने यू सो मच। प्रोफेशनल को लेकर आप कुछ बताना चाहें तो बोल सकते हैं प्लीज। देखिए, मैंने शुरुआत वाईएमसीए के साथ की। पहले जब कॉलेज पास आउट किया तो मैंने सर वाईएमसीए में वाईएमसीए के जाकर साथ मैंने भी काम किया है कई साल। जी जी जी। तो नहीं, इस बार आप आएंगी तो मैं आपसे भी सीख लूंगा, मैं तो सभी से सीखता सर मैं तो आपसे सीख रही हूँ। हूँ। देखिए, जी सीखने का सिलसिला पूरी जिंदगी चलता रहता है जी और जी। मुझे बहुत अच्छा लगता है कि मैं नई नई चीजें करता हूँ। और हम्म मैं कोई अपने ऊपर बैरियर नहीं लगाना चाहता कि बस इतना कर लिया। हम्म। और कई लोग पूछते हैं कि सर संतुष्टि, ये संतुष्टि वाला शब्द हटा देना चाहिए। संतुष्टि का मतलब होता है द एंड, मतलब आप आगे कुछ करना नहीं चाहते या करने लायक बचे पूर्णग्राम। नहीं। पूर्णग्राम यही लगा पूर्ण दिया विराम। आपने। तो मैं करना भी चाहता हूँ और करने लायक भी हूँ। और मुझे बहुत कुछ अचीव करना है। अभी तो बिल्कुल मैंने अपनी जर्नी का सिर्फ 10% ही काम किया है। जी। तो कॉलेज पास आउट करने के बाद में वाईएमसीए में जाकर ट्रेनिंग ली और वहां से थिएटर वर्कशॉप अटेंड की। और थिएटर वर्कशॉप अटेंड करने के बाद में सबसे पहला प्ले किया बड़ी बुआ जी। बड़ी बुआ जी बंगला के बहुत फेमस राइटर हुए हैं, बादल सरकार। तो बादल सरकार जी के प्ले पर ये आधारित है। और बादल सरकार जी के उस प्ले में मैंने मुख्य भूमिका निभाई। उसमें कैरेक्टर है फूफा जी का। जो फूफा जी हैं, वो कैरेक्टर है जो कि सारे प्ले के अंदर अपनी वाइफ यानी कि बुआ जी का कैरेक्टर है, उनसे वो डरते रहते हैं क्योंकि बुआ जी का कैरेक्टर बहुत दमदार है। जब हमें स्क्रिप्ट समाई गई तो हमें शुरू शुरू में ऐसा लगा कि भाई हमारा तो कैरेक्टर बहुत कमजोर है। बाद में देखा हम पूरे प्ले में हैं और बुआ जी का मात्र सिर्फ जिक्र होता है कि वो आ रही है, बस। फिर क्या था, खुश हो गए कि पहले ही प्ले में हमें इतना बड़ा रोल मिला। तो इस तरह पहला प्ले किया बड़ी बुआ जी। और उसके बाद में थिएटर के माध्यम से कई सारे नाटक किए, मंच के माध्यम से। और वहां से इस जर्नी की, इस यात्रा की शुरुआत आगे हुई, आगे बढ़ी। और उसके बाद में रेडियो में कदम रखा। और रेडियो में आकर एज ए ड्रामा आर्टिस्ट, जिसको बोलते हैं, एक कलाकार के तौर पर हमारा चयन हुआ। और कई 100 लोगों में से चयन हुआ था। मेरे ख्याल से शायद 900 के आसपास लोग रहे हों, उनमें से चयन हुआ। और उसके पश्चात, ड्रामा आर्टिस्ट होने के पश्चात, फिर हमने और नेक्स्ट स्टेप पर कदम रखा और रेडियो जॉकी जो है बन गए उसमें। तो इन सब चीजों में सभी जानते हैं कि स्वर परीक्षा होती है, ट्रेनिंग होती है, वो सब कुछ हमने किया। तो तकरीबन 131, यहाँ मैंने 131 नाटक है, हो सकता है कुछ मैं भूल भी गया हूँ। 150 के आसपास की टैली होगी लगभग। जो 150 के आसपास नाटक मैंने ऑल इंडिया रेडियो से किए हैं एज ए हिंदी ड्रामा आर्टिस्ट। और उसके साथ अंग्रेजी के भी नाटक किए हैं। जी हाँ, वो अलग है, वो अलग है। साइंस सेल के साथ में किए हैं। और एज एन आरजे लगभग 6 साल तक काम किया है। और खूब एंजॉय किया उसको। और लोग संघर्ष कहते हैं, मैं इसको एंजॉयमेंट कहता हूँ। मुझे बहुत अच्छा लगा उन सब चीजों को सीखना, करना, उनको उनमें इम्प्रूवमेंट करना और लोगों का कमियां निकालना मुझे बहुत अच्छे लगते। मैं कभी ये नहीं पूछता कि मेरी खूबी क्या है। मैं हर किसी से पूछूंगा भाई कमी बता देना, क्यों, खूबी तो साथ में ऑलरेडी है, कमी तो कोई बताता नहीं। तो मैं ऐसे प्रशंसक चाहता हूँ जो मेरी कमियां दूर करने में मेरी मदद करें। बट सर लोगों ने इसमें ज्यादातर लोग कमियां ही बताते हैं, खूबियां तो बहुत कम होते हैं जो बता के जाते हैं। हाँ बट नहीं, जब हम मैं बहुत पूछ के ज्यादा पूछता हूँ। सक्सेस हाँ, जब हम बहुत ज्यादा सक्सेसफुल हो जाते हैं तो लोग हमारी तारीफ करते हैं, हमारी कमियां हाँ, नहीं बताते। लेकिन जब हमारा शुरुआती दौर होता है तो लोग सिर्फ टांग खींचने का काम करते हैं, हाथ पकड़ के ऊपर तो कोई खींचता ही नहीं है ना। कोई बात नहीं। देखिए, वो उनका कर्म है और आगे बढ़ना मेरा कर्म है। और हम्म, उनकी जो टांग खींचने की आदत है उसने मुझे बहुत प्रेरणा दी कि भैया आप टांग खींचे, मैं तो आगे जाऊंगा ही।
ये बिल्कुल ऐसा हुआ जैसा कि हम लोग जब जिम में एक्सरसाइज करते हैं तो हमारी फिटनेस को बढ़ाने के लिए पीठ के ऊपर एक रेत का बैग बांध दिया जाता है या कुछ भार बांध दिया जाता है और कहा जाता है कि अब आप दौड़ लगाइए, रेस लगाइए, तो उससे आपकी इंप्रूवमेंट होती है क्षमता के अंदर। तो इसी तरह जितने लोगों ने मेरी ये टांग खींची उनसे मेरी क्षमता में और भी इंप्रूवमेंट हुई और मैं आगे, बहुत आगे और कई सीढ़ियां पार करता हुआ आपके सामने यहाँ बहुत अच्छे से। तो थिएटर किया, रेडियो, रेडियो एज एन ड्रामा आर्टिस्ट, एज ए आरजे, ये सब काम किए रेडियो में। उसके बाद में साथ साथ में हमने टीवी सीरियल्स से जुड़ा हुआ जो बिजनेस है, हम लोग मार्केटिंग का बिजनेस भी करते रहे और उसको कई साल तक हमने उसको निभाया। और उसके बाद में जर्नी के और आगे चले, एड फिल्म बनाई, टीवी के सीरियल्स लिखे हैं, बॉम्बे टॉकीज लिखा है 160 एपिसोड, DD1 नेशनल नेटवर्क पर ये सीरियल चला है और इंडिया की सारी बड़ी लीडिंग कंपनीज ने इसको स्पॉन्सरशिप की। तो इस तरह सिलसिला है। 34 कविताएं मेरी प्रकाशित हैं, 20 अमर उजाला हर कलर पेजेस में, कलर एडिशंस में है और पूरे नॉर्दर्न इंडिया से हैं, इलाहाबाद, कानपुर, बनारस, बरेली, आगरा, जयपुर, जालंधर, दिल्ली, मतलब और भी कई सारे सेंटर सारे समझे जाते हैं। तो इन सब से एक ही समय में प्रकाशित हुई है। एक इंग्लिश में फिल्म लिखी है द अर्थ सेवियर्स के नाम से। वो फिल्म अमेरिका, यूएस, यूएई और इंडियन मार्केट्स में दिखाई गई। कई इलेक्शन के कैंपेन्स लिखे हैं, कई स्पीचेस लिखी हैं, कई रेडियो के कैंपेन्स लिखे हैं, कई वॉइस ओवर्स लिखे हैं जो आप रेडियो में विज्ञापन सुनते हैं और बहुत सारे मेरी आवाज में वॉइस ओवर्स विज्ञापन को रिकॉर्डेड। तो ये सारा सिलसिला काम का इस तरह और आगे बढ़ा। तो एज एन आरजे, एज एन एंकर मैंने टीवी के लगभग 111 एपिसोड्स या कहें या प्रोग्राम्स एंकर किए और स्टेज एंकर के तौर पर लगभग 75 बड़े स्टेज शोज में हुए और उनमें कई सेलेब्स के साथ में काम किया है और जैसे अनुपम खेर साहब, सरोज खान जी, पंडित हरिप्रसाद चौरसिया जी, ब्रिटिश हीरोइन कैरोलिन डेविस, इस तरह ये सब सिलसिला जो है आगे चला। और इसके साथ में बहुत सारी शख्सियत और हैं, बहुत सारे नेता, अभिनेता, बहुत सारे अपने फील्ड के माहिर लोग, डॉक्टर, साइंटिस्ट और लिटरेचर से जुड़े हुए लोग जिनके साथ में काम किया और 75 के आसपास, 75 के आसपास स्टेज के शोज एंकर किए। तो आरजे हुआ, एंकर हुआ, राइटर के तौर पे मैंने आपको बताया और एक्टर के तौर पे सीरियल्स किए हैं। पीछे डिटेक्टिव टीवी का सीरियल किया था, एनटीपीसी नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन का एड किया है, मुंशी प्रेमचंद जी के ऊपर फिल्म की है, मिसेस यूनिवर्स उनके साथ में एक रोमांटिक फिल्म की है। इसके अलावा और बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हैं जो हमने किए हैं। पीछे दिल्ली आज तक से 97 एपिसोड्स किए एज एन एंकर, लिखे भी हुए एपिसोड्स। अभी पीछे एक 22 मिनट की शॉर्ट फिल्म बनी जिसको मैंने लिखा और एंकर किया, जिसमें कि 10 साल से पुराने जो डीजल के व्हीकल जो बैन हुए हैं दिल्ली टेरिटरी के अंदर, में फिल्म। तो इस तरह सिलसिला चल रहा है और चलता रहेगा, ईश्वर की कृपा है। आरजे, एंकर, एक्टर, राइटर, टीवी सीरियल एंड एड फिल्म मेकर। तो यही छोटा सा इंट्रोडक्शन है। मैं सबको बहुत एंजॉय करता हूँ जी, मैं इसको सबको बहुत एंजॉय करता हूँ और करता रहता हूँ और बहुत सारे पॉलिटिकल कैंपेन्स रिकॉर्ड हुए हैं मेरी वॉइस के अंदर, जो आप इलेक्शन के समय जो प्रचार सुनती हैं वो बहुत सारे आवाज में रिकॉर्डेड। तो सर एक दो प्रचार आप कैसे करते हैं, जरा आप हमारे फ्रेंड्स को बताएंगे? हमारे फ्रेंड्स भी आपकी आवाज सुनना चाहेंगे। जी, मेरी अगर आवाज सुनना चाहते हैं फिर तो उसमें पार्टी का भी नाम आ जाए। आप एक बात बताइए ना, आपकी पहचान आपकी आवाज ही है, यानी आपकी आवाज से आपको लोग पहचानते हैं। एंकर हैं, आरजी हैं, तो वो तो माइक से ही प्यार करते हैं, कोई सुन रहा है नहीं सुन रहा उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। मेरा एक इंटरव्यू हुआ था आरजे के साथ में
पैड यात्रा करके उन्होंने कैंपेन चलाया था नवरात्रों में पिछले साल। राइट। तो उसमें मैंने देखा था उनका अंदर से कि वो लोग माइक पर बोलते हैं, कौन सुन रहा है नहीं सुन रहा है उससे कोई मैटर नहीं करता है, मैटर करता है कि वो माइक होता है वो होते हैं और वो उससे इतनी शिद्दत से बात मतलब करते हैं मेरी जैसे आप माइक सुन आवाज रहा में कुछ, होगा। आप मेरी आवाज में चंद लाइनें सुनना चाहती हैं, क्योंकि नहीं अगर सर, मैं किसी का हमारे प्रचार हमारे बोलूंगा जितने तो, फ्रेंड्स आपको देख रहे हैं वो लोग सुनना चाहिए। देखिए अगर मैं प्रचार बोलूंगा तो उस पार्टी का नाम आएगा, तो शायद कुछ लोगों को नहीं अच्छा लगे, पार्टी का कुछ को देखिए ना सर, हम लगे। किसी पार्टी का नाम नहीं सुनना चाहते हैं, बट आप ऐसा कोई मैं कुछ तो होगा, आपने इतना आप सारा बोला है तो कुछ तो आपके पास होगा ना बोलने के लिए। मैं समझ गया। चला था सोच कर घर से, चला था सोच कर घर से, मंजिल आज पा लूंगा, ढली शाम बाकी कई काम, रोज की तरह मंजिल को अब कल के लिए फिरता। हाय बहुत फ्रेंड्स, मैं हूं अरुण कोचर, जी हाँ आरजे, आप मुझे सुन रहे हैं एफएम गोल्ड पर, और आपके लिए शेर, या ये सीढ़ियां उन्हें मुबारक, ये सीढ़ियां उन्हें मुबारक है छत पर जिन्हें जाना, रखते हैं आरजू आसमां की, हमें अपना रास्ता खुद है। बहुत तो बढ़िया। इस तरह की इंस्पिरेशनल चीजें हम लोग बोलते हैं। तो मैंने बगैर किसी का नाम लिए इसके अंदर मैंने अपनी बात को कहा है। तो ये जो चंद लाइनें कहीं, ये मेरी कविताओं में से ही हैं जो मैंने लिखी और आपके सामने मैंने बोली। बहुत बढ़िया सर। जी जी। तो मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन आपके साथ ये है सर, वैसे तो सर मुझे क्वेश्चन एक पूछने हमारा की आपसे और कोई जरूरत ही कैंपेन, नहीं है। एक हमारा और कैंपेन जो काफी सक्सेसफुल रहा, जो 150 से 200 बार आया करता था ऑल इंडिया रेडियो से, मैं अरुण कोचर आपका चहेता संपादक हूँ। एफएम गोल्ड मेरा पसंदीदा चैनल जल्द ही एक नए अंदाज में पेश किया जाएगा, सुनना मत भूलिए। है शुक्र खुदा का, है शुक्र खुदा का, हुई बारिश, हुए दीदारे यार, बिना गुजारिश। है शुक्र खुदा का, ये बारिश हमें साथ ले आई, है शुक्र खुदा का, ये बारिश हमें पास ले आई। आइए सुनते हैं अगला गीत। कौन ये सा? कहने का अंदाज है। जी जी जी। तो ये कुछ कैंपेन्स उन्होंने हमसे रिकॉर्ड करवाए, क्योंकि चैनल को प्रमोट किया गया, और उससे चैनल को काफी मदद मिली। और इस तरह की चीजें जो हैं हम लोग करते हैं। देखिए मैं जो भी बोलूंगा हर में किसी ना किसी प्रोडक्ट का नाम, चैनल का नाम, पार्टी का, क्योंकि जो प्रचार बनते हैं उन्हीं के लिए बनते हैं ना, जी तो बिल्कुल। नाम आना तो लाजमी है उसके। वो इसीलिए आदत मैंने पड़ अपनी जाती है ना कविता, असल में हम लोगों को कि जब हम एक चीज के बारे में बोलते हैं तो कितना भी निग्लेक्ट कर ले हम किसी को तो वो नाम हमारा आ ही जाता है। नाम वो ऐसा है ना, उनके लिए वो चीज बनी है तो नाम तो आ ही जाएगा, आप समझती हैं उस चीज बिल्कुल। को। और समझिए कि अगर मैं आपके लिए कोई विज्ञापन बनाऊंगा तो आपका, बगैर आपके, आपका वर्णन किए बिना तो वो चीज बन नहीं सकती, जी क्योंकि जी। आप ही की इर्द गिर्द वो चीज घूमेगी। तो हम्म। वो न्यूक्लियस है, आधार है, धुरी है। इसी तरह ये सब प्रोडक्ट्स की या चैनल की जो भी है, या इलेक्शन कैंपेन हम्म। की धुरी होती है, उनका नाम आना तो लाजमी है। अब आप ये बिल्कुल कहें बिल्कुल। कि दाल में से जो है तरी अलग कर दें और दाल के दाने अलग कर दें, तो कहाँ संभव है। सही बात है सर। तो जी। सर आप अपने प्रोफेशनल को लेकर और हमें कुछ अपने बारे में और बताएं, ये तो बहुत शॉर्ट नोटिस पर आपने हमें बताया, तो थोड़ा सा इसे और आप बताना चाहें तो कुछ एक्सपीरियंस आप अपने देखिए शेयर करना चाह रहे होंगे। मैंने बहुत कुछ सुना आपके बारे में कि भाई आप एक बार किसी आंटी से आपने अपना स्वेटर मांग लिया था, या फिर अभी हाल ही में एक हुआ था आपका एक शो आता है, आपने जैसा उस दिन मुझे बताया भी था कि वो जी शादी का कुछ था ना वो। जी हाँ, मैं एक मैं उस सर मुझे उसके रिश्ते बारे में से, आपसे एक क्वेश्चन पूछना है, एक मिनट सर। मुझे आपसे ना उसके बारे में क्वेश्चन पूछना है। एक अंकल ने आपको एक कविता लिख कर दी थी कि आप जी एक शादी वाला कोई शो चलाते हैं, आपसे मेरी जी बात हुई बिल्कुल थी शायद चलाते आप। हैं, तो उसमें एक मैटर बिल्कुल था बिल्कुल। कि जो बाद में जो जो भी जिनकी भी शादियां होती हैं कुछ टाइम बाद जिनको ये लगने लगता है कि उन्हें डिवोर्स ले लेना चाहिए या फिर वो एक साथ नहीं रह जी जी। सकते हैं, तो एक अंकल ने आपको हाँ, एक कविता लिख कर दी थी, मुझे उसके बारे में थोड़ा सा डिटेल में जानना है।
वो अंकल ने कविता नहीं लिख कर दी थी। अंकल ने मुझे कहा कि बेटा मैं इनसे बहुत परेशान हूँ, मैं हम लोग ये रिश्ते नाते का केंद्र चलाते हैं, निस्वार्थ चलाते हैं और सभी सीनियर सिटीजन्स मिलकर चलाते हैं, वो अभी भी केंद्र चलता है। तो मैंने तकरीबन 8-9 साल उनका एक सालाना प्रोग्राम होता है, उसको मैंने एंकर किया उस प्रोग्राम। तो वो अंकल ने मुझे कहा कि बेटा मैं इनसे परेशान हूँ और ये लोग थोड़े समय में डिवोर्स करके आते हैं, जी तो कुछ ऐसा लिखो इनके ऊपर, क्योंकि डाइवोर्स का जो रेशियो है वो समाज में बढ़ता जा रहा है। जी उन्होंने कहा कि कुछ ऐसा लिखो इनके ऊपर ताकि इनको लगे कि जो ये दिमाग में सोच रहे हैं वो हमें पहले से पता है, यानी थोड़े से बेनकाब हो जाए। सर मैंने कहा कि अंकल एक मिनट, ये जितने भी लोग इस समय मैसेंजर पे मैसेज कर रहे हैं या कॉल कर रहे हैं, मेरा प्लीज उनसे रिक्वेस्ट है कि इस समय शो चल रहा है, डिस्टर्ब ना करें प्लीज। जी सर बोलिए, सॉरी। तो वो अंकल ने मुझे कहा कि बेटा हमें इनको बेनकाब करना है ताकि ये प्रवृत्ति ज्यादा बढ़े नहीं। तो मैंने कहा अंकल मैं क्या करूं? बोले आप राइटर हैं, आप ऐसी एक कविता लिखिए जिसमें जो समाज में लोगों के दिलों में चलता है उसको उस कविता में डालिए। तो मैं आपको उसकी चंद लाइनें सुनाता हूँ जी और बड़ी गहरी है बट बहुत इंटरेस्टिंग है कि आज शादी प्यार नहीं जोड़ तोड़ है, समय साथ बिताने का गठजोड़। जैसे राजनीतिक दल करते हैं, जी आज शादी प्यार नहीं जोड़ तोड़ है, समय साथ बिताने का गठजोड़ है। बेटा लड़के की माँ कहती है करना शादी उससे जो मोटी तनख्वाह पाए, हमारे यहाँ ससुराल में रहे जरूर पर हमारा 1 रुपया ना खर्च हो जाता। दूसरी तरफ लड़की की माँ क्या कहती है, लोगों में ईगो का लेवल बढ़ गया कि बेटी करना शादी जरूर, घर जरूर बसाना, जरा सी चूक कम हो सब कुछ छोड़ा, हमें आता है तेरे लिए दूल्हों की लाइन लाई। तो यानी बजाय कि वो उनको अकोमोडेट और एडजस्ट करने की जगह ये शिक्षा दे रही है कि बेटा कुछ छोटी सी भी बात हो सब कुछ छोड़ छाड़ के आ जाना, हम तेरी दूसरी तीसरी चौथी शादी भी करवाएंगे। यानी शिक्षा बदल गई है। पहले शिक्षा होती थी कि बेटा तुझे वहीं रहना। आगे चलिए, लड़की की हुई मेट्रो शादी पक्की, इसका टाइटल है मेट्रो शादी। हुई मेट्रो, लड़की, रिश्ता इतना गरमाया, पिकनिक, हिल स्टेशन और फिर क्लब, और अपने घर में हिस्सा और नई प्रॉपर्टी के खर्च का बोझ नए पापा ने है उठा। हुई मेट्रो शादी, हुई मेट्रो शादी, गौर से सुनिएगा, नए पुराने, विवाहित अविवाहित, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड सभी हैं शादी में आमंत्रित। हुई मेट्रो शादी पक्की, नए पुराने विवाहित अविवाहित, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड सभी हैं शादी में आमंत्रित। वो सभी शादी के कुछ समय बाद जरूर काम आएंगे क्योंकि शादी नहीं रहेगी नियंत्रित। होते ही मेट्रो शादी के होता दुल्हा दुल्हन के एक क्लोज फ्रेंड का प्रवेश। जी ये मेरा क्लोज फ्रेंड है या ये मेरी क्लोज फ्रेंड है। जो बातें पति पत्नी से आपस में रह जाती उस फ्रेंड में नजर आता उन सभी बातों का समावेश। मेट्रो दुल्हन के मन में एडवेंचर की है आई, कार चलाकर दुल्हन अपनी डोली खुद ही है ले। तो ये मेट्रो शादी है जो अपने साथ में एक बोझ लेकर चलती है, जिनमें जो दो लोग शादी कर रहे हैं वो कम और जो दूसरे बाहर के हैं वो ज्यादा जुड़े हुए हैं और उनका पूरा प्रभाव रहता है और इसी कारण से वो तलाक वगैरह के मौके पर जाते हैं। इसके बाद में ये सेंटर में उसकी 21वीं में काफी कमी आई। लोगों को लगा कि हम जो मन में सोचते हैं वो इनको पहले से मालूम है, तो लोगों ने खुद को थोड़ा सा डिसिस्ट करना शुरू किया, पीछे अरे हटा कविता का ये फायदा भी हुआ। तो मुझे इसकी कई हजार कॉपीज भी मिली है। ये है मेट्रो शादी। बहुत बढ़िया। जी जी जी, और पूछिएगा। तो हाँ, मैं आपसे पूछने से पहले फिर एक मैसेज देना चाहूंगी
कि जितने भी लोग इस समय मैसेंजर से या व्हाट्सएप से कॉल कर रहे हैं, मेरी रिक्वेस्ट है कि इस समय कोई कॉल ना करे। शो चल रहा है, आप लोग भी आराम से देखें, हमें भी डिस्टर्ब हो रहा है और आप भी डिस्टर्ब हो रहे हैं। तो चलिए, ये शो है दी अचीवर शो, जो कि NCWDC और ECF के माध्यम से किया जा रहा है, जिसमें आज हमारे साथ है अरुण सर, जो कि अपनी जर्नी हम लोगों को बता रहे हैं। प्लीज आप लोग ध्यान से सुनिए और इंजॉय कीजिए, क्योंकि किसी भी शो को जब तक हम इंजॉय नहीं करते हैं, हमारी समझ में नहीं आता है कि सामने वाला क्या बोल रहा है, क्या कह रहा है। तो अरुण सर, वैसे तो आप अपने बारे में बहुत कुछ हमें बता चुके हैं, बट अगर कुछ भी ऐसा रह रहा है आपके पास में जो कि आप शेयर करना चाहते हैं, तो आप प्लीज हमारे साथ शेयर कीजिए। हमारे दर्शक सुनना चाहेंगे आपको। देखिए, मैं आपको बता दूं कि जो ये हमारी फील्ड है, ये एक प्रोफेशन ना होकर एक पैशन है। और इस फील्ड में वही लंबे टाइम तक कामयाबी रहकर कामयाबी हासिल कर सकते हैं जिनमें ये पैशन लंबे समय तक बरकरार रहे। कुछ लोग आते हैं, वो सोचते हैं कि मैं जल्दी से कुछ 2 4 6 महीने में या 1 साल का समय लेकर आते हैं कि हीरो या हीरोइन बन गया या बन गई तो ठीक है, नहीं तो यू टर्न लेके हम कुछ और कर लेंगे या कुछ बिजनेस खोल लेंगे, नौकरी कर लेंगे, शादी कर लेंगे। तो मैं आप सभी लोगों से, जो लोग इस फील्ड में आना चाहते हैं, एक बात मैं उन्हें अच्छे से कहना चाहूंगा कि यहाँ कोई समय सीमा का निर्धारण नहीं है कि कोई कोर्स है कि आप 3 साल में BA पास कर लेंगे, 2 साल में MA पास कर लेंगे। नहीं, यहाँ कितना समय लगे पता नहीं। और यहाँ पर परफेक्शन की वैल्यू है, यानी आप अपना काम कितने बखूबी निभाते हैं। करना एक बात है, उसको बखूबी करना वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यही कारण है कि जब हम एक्टिंग करते हैं तो टेक पर टेक होते हैं, रीटेक्स होते हैं, और एक शॉट ओके होने में कई टेक्स लगते हैं। तो हमें परफेक्शन चाहिए होता है हमारे इस फील्ड के अंदर। और जहां तक मेरा ताल्लुक है, मैंने देखिए स्कूल और कॉलेज में बहुत सारे नाटक किए, और ये बचपन से मैं ये चीज को कर रहा हूँ। और कविताएं भी बचपन से कहता हूँ। आप सोचती होंगी बोला बचपन से कोई कैसे कहता होगा। उस समय जो दूसरे कवियों की जो कविताएं छपा करती थी, मैं उनको याद कर करके बोला करता, या अपने हिसाब से, बच्चे के हिसाब से जो कुछ बनाकर वो बोला करता। तो मुझे बहुत शौक होता था और स्कूल की हर एक्टिविटी में पार्टिसिपेट किया करता था, चाहे वो डिबेट हो, चाहे वो ड्रामा कंपटीशन हो, और चाहे वो राइटिंग कंपटीशन हो, चाहे वो इंग्लिश राइटिंग हो। मतलब मेरे पास में सर्टिफिकेट्स का इतना बड़ा एक ढेर है, अंबार है। तो ये शुरू से ही पैशन रहा, एक लगन रही कि भाई मुझे ये करना है और अच्छे से करना है। तो जी। एक बार ऐसा भी हुआ कि हमारे स्कूल में उन्होंने मुझे कहा, सुबह 8:30 बजे बुलाया हमारे प्रिंसिपल साहब ने कि बेटा आज एक डिबेट कंपटीशन है। तो मैंने कहा सर मैं तो अभी प्रिपेयर ही नहीं हूँ किसी चीज के लिए, मुझे पता भी नहीं है। बोले नहीं, हमारे पास भी इंफॉर्मेशन लेट आई है और आप जाइए और उसमें पार्टिसिपेट कीजिए। जब मैं वहां पहुंचा तो लोग बड़े बड़े मॉडल लेकर आए हुए, बट मैंने उसमें पार्टिसिपेट किया और मैं ईश्वर की कृपा मानता हूँ कि और उसके अंदर जो है मुझे इनाम मिला। और सबसे हमारे प्रिंसिपल खुश हुए, जिन्हें बहुत विश्वास था कि भाई मैं तुम्हें भेज रहा हूँ, तुम सक्सेस जरूर हासिल करो। जी। तो एज ए 13 14 ईयर ओल्ड हम तो अपने आप को कितना समझ पाएंगे, पर वो बड़े थे तो वो समझते थे कि भाई ये कर लेंगे। और मैंने भी देखा, हाँ हमने उसका अचीवमेंट हुआ और हमारे को उसमें इनाम मिला। तो इसी तरह बहुत सारे और इनाम, इसी तरह ड्रामास के अंदर बहुत सारे इनाम। तो ये एक पैशन है। और ड्रामास में मैं प्ले किया करता था, जैसे आप बस में एक हाथ वाला पंखा होता है जो लोग बेचते हैं, तो वो एक कॉमेडी प्ले किया हुआ करता था, मोनो एक्टिंग होती थी। तो उसमें लास्ट में ये होता था कि कुछ लोग बोलते थे भाई हमारा हाथ थक जाता है इस पंखे को चलाने से, हम तुम्हारा पंखा नहीं खरीदेंगे। तो वो बोलता है कि मैडम अगर आपका हाथ थक जाता है ऐसे ऐसे पंखा चलाने से, तो उसका एक उपाय है, अपने हाथ में पंखा पकड़िए और अपनी गर्दन को लेफ्ट राइट घुमाइए, आपको हवा आती रहे। तो इस तरह का बच्चे बहुत बचपन में जो है, जी, तो वो प्ले एक मुझे याद है हम किया करते थे। और मैं मोनो एक्टिंग हुआ करती थी, मैं उसको किया करता। तो इस तरह बहुत सारी चीजें हैं। एथलेटिक्स में पार्टिसिपेट किया, फुटबॉल खेली कई साल, और वेरी गुड स्पोकन इंग्लिश। और कहने का मतलब ये है कि एक ऑल राउंडर प्लेयर जिसको आप बोलते हैं,
और साथ ही साथ एकेडमिक्स के अंदर 9 साल तक स्कॉलरशिप। और बहुत अच्छा रहा, बहुत अच्छा जो है चले स्कूल से। और स्कूल के बाद में फिर कॉलेज, और मैंने फिर उसके बाद में जर्मन लैंग्वेज भी सीखी कॉलेज के बाद में। तो 6 लैंग्वेजेस मुझे आती हैं, हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत, उर्दू, पंजाबी और जर्मन। तो हिंदी इंग्लिश हम लोग सभी लोग जानते हैं। संस्कृत में मुझे बहुत इंटरेस्ट था, मैंने 5 साल एक्स्ट्रा संस्कृत जो है वो पढ़ी है। और जर्मन लैंग्वेज में डिप्लोमा किया है। और उर्दू जो लैंग्वेज का ताल्लुक है वो इसलिए सीखी क्योंकि जो हमारे रेडियो के नाटक होते हैं, प्लेज होते हैं, उनमें उर्दू के बहुत सारे शब्द आते हैं। तो उर्दू जो है एक, मैं कहूंगा, नजाकत वाली लैंग्वेज है, नजीस, जिसे खाना अच्छा बन जाता है मसाले से, उसी तरह नाटक उर्दू अच्छे अदब अदब वाली लैंग्वेज है ये। अदब वाली लैंग्वेज है, नजाकत वाली लैंग्वेज है, तहजीब वाली भाषा है। और उससे आपका प्रेजेंटेशन बहुत अच्छा आता है। ये बिल्कुल वैसे जैसे आप चाट मसाला डालते हैं और उससे जो है आपकी जो चाट है वो टेस्टी होती है। तो उर्दू बिल्कुल वैसे ही है जी। बिल्कुल सर, अब हम आपसे जानना चाहते हैं कि आप अपना किसी को रोल मॉडल मानते हैं? मतलब आपको ऐसा लगता है कि आपका कोई रोल मॉडल है, या आप ऐसे ही, मतलब हर एक इंसान की लाइफ में कोई ना कोई रोल मॉडल होता है। और सर मेरा दूसरा क्वेश्चन इससे जुड़ा हुआ ये है कि मैं ये पर्सनली जानना चाहती हूँ, और ये मैं सबसे ही जानना चाहूंगी कि रोल मॉडल आखिर होता क्या है? वो जिसके जैसा हम लोग बनना चाहते हैं, या वो जो हमें बना देता है? देखिए, रोल मॉडल ऐसा तो कोई नहीं कि मैं किसी के जैसा बनना चाहता हूँ। मेरे पास में तो हमेशा ये रहा कि स्काई इज द लिमिट, कि जो आकाश है वही सीमा है। तो इतना बड़ा तो कोई है नहीं। तो बट यही है कि हाँ, करते चलो, अच्छे से करते चलो, बेहतरीन करते चलो। और हाँ, कुछ लोगों को हम जिनको पर्दे पर देखते हैं और नाटकों में, सिनेमा में, उनसे प्रभावित होते हैं, कुछ समय के लिए प्रभावित होते हैं और वो अच्छे लगते हैं क्योंकि उनका किया हुआ काम, उनकी कहने का अंदाज, उनकी अदाएं और उनकी अभिव्यक्ति, उनकी सूझबूझ। क्योंकि जब हम लोग उस कैरेक्टर को अपने दिमाग में बिठाएं। और यह तभी आप कर सकते हैं जब आप उसको अपनी बुद्धिमत्ता का, यानी जीनियस का, अपने दिमाग का इस्तेमाल करें। क्योंकि वेरियस कैरेक्टर्स होते हैं, हम बार बार अलग कैरेक्टर को अलग ढंग से प्रेजेंट करना होता है। तो ये दूसरे व्यवसायों की तरह आसान नहीं है। दूसरे व्यवसाय में क्या है, आप डॉक्टर बन गए तो आपको सेम स्टडी जो है लगातार अगले 40 साल तक काम आएगी। इंजीनियर बन गए तो वो काम आएगी। परंतु एक एक्टर को अपने ऊपर लगातार काम करते रहना पड़ता है। एक तो कॉम्पिटिशन बढ़ता जाता है, दूसरा नई नई टेक्निक्स आती जाती है, तीसरा आपको फिटनेस का अपना ध्यान रखना है, और चौथा आपको अपनी अभिव्यक्ति, और पांचवा बदलते हुए माध्यमों का ध्यान रखना है। जैसे पहले खाली सिनेमा हुआ करता था, फिर सीरियल्स आ गए, फिर वेब सीरीज आ गई, शॉर्ट फिल्म्स आ गई, विज्ञापन है। तो बर्तन हमें उस माध्यम के हिसाब से, नए माध्यमों के हिसाब से अपने आप को भी बदलना पड़ता है और करना चाहिए भी, तभी हम बिल्कुल उसमें सर, ये तो टिके रह सकते हैं। ये हर प्रोफेशनल के लिए, ये हर लाइन के लिए, जिस भी लाइन में हम लोग काम कर रहे हैं, जिस पर भी हम काम करना चाह रहे हैं, नहीं ये तो सुमन जी, सबके देखिए साथ क्या है। है, अगर देखिए मैं अगर समझिए कोई अकाउंट्स का काम करता हूँ, मेरे बाल उड़ जाए या मेरे पेट निकल आए, तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है उसके अंदर। परंतु अगर मैं एक्टर हूँ तो मेरी फिजिकल फिटनेस मुझे बहुत जरूरी नहीं सर, ये अपना शौक भी हो सकता है कि हर एक इंसान अपने आप को फिट है। रखना हो चाहे ये। सकता है, बट कैमरा के हिसाब से वी नीड टू बी फिट, और तभी हम आगे चल पाते हैं। जी अगर वो बिल्कुल। फिटनेस नहीं होगी तो हीरो के रोल से पापा के रोल पे जल्दी आ बिल्कुल बिल्कुल, पापा का भी रोल काफी है सर, रोल तो मिले। बहुत सारे रोल तो नहीं, दादा के रोल में भी आना रोल तो चाहते होंगे, बट दिक्कत ये है कि वो पॉसिबल नहीं है। तो रोल तो मिले, पर वो फिर पापा को पैसे कम मिलते हैं, रेम्यूनरेशन नहीं मिलता। हाँ वही सर, अपने अपने लाइन के बारे में सब जानते हैं। तो मैं तो अपने जी अपने बिल्कुल बिल्कुल। प्रोफेशन के बारे में आपको बता सकती हूँ कि हमारे तो प्रोफेशन करेक्ट। में फिटनेस
फिटनेस से ज्यादा फिटनेस भी जरूरी है, ऐसा नहीं है कि फिटनेस नहीं है, बट हम भी रोज एक नया चैप्टर सीखते हैं फील्ड में जाके। जितने लोगों से हम मिलते हैं उतने ही लोगों से सीखते हैं। और रहा टेक्निक को बदलने का हिसाब, तो पहले हम लोग रिपोर्ट हाथ से बनाते थे, फिर कंप्यूटर आ गया, अभी लैपटॉप है। पहले काम करने का करेक्ट। जरिया था कि हम जब एक महीने में एक हमारी रिपोर्टिंग होती थी तो हम लोग मतलब बोल कर बताते थे। फिर हुआ कि आजकल बदलते बदलते जमाना ये है कि हम लोग वीडियो कॉलिंग पर अपनी मीटिंग्स दिखाते हैं कि यहाँ पर हम ये काम कर रहे हैं, या तुरंत करेक्ट। सोशल मीडिया पे डाल देते हैं कि हाँ हमने ये काम किया। पहले ऑटोग्राफ का करेक्ट। जमाना था, अभी सेल्फी का जमाना है, तो ये तो समय अनुसार हर एक इंसान को तो ये बदलते रहना यही भी सारी चाहिए। चीजें, यही सारी चीजें हमारे काम से भी, हमारी लाइन से भी जुड़ी हुई हैं, और हाँ। वहां पर भी अप्रूव होती है। जी जी। तो रोल बस मॉडल जितनी ऐसा कोई बारीकी से। खास नहीं, बस ये था कि बस अपना इस फील्ड पे करना है, कुछ अच्छा करना है और लगातार करना है। तो मैं लगातार उसको कर रहा हूँ और इसको हम्म, खूब इंजॉय करता हूँ, और बहुत इंजॉय करता हूँ, और ये मान के चलता हूँ कि हर शो पर जाने से पहले कि ये मेरा पहला शो है। अब आपसे बात कर रहा हूँ तो इस बातचीत से पहले भी मैं बड़ा उत्साहित था कि ये मेरा पहला शो है आपके शो पर आने से हाँ सर, ये पहले। मेरा पहला पहला शो है ये हमारा। ये मैं नहीं, बार बार एक आपका ही तो चीज। पहला शो है ही, आपका तो पहला शो है ही। नहीं सर, मैं मेरा जिस भी पहला शो शो। को कर, जी, नहीं, अब बोलिए। एज एन एंकर, आपने कहा एज एन एंकर आपका पहला शो। मैं अपने बारे में जी कह रहा हूँ कि मैं जिस भी शो में जाता हूँ उसको अपना पहला शो मानता हूँ, ताकि वो उत्साह, उसके हिसाब से तैयारी, उसके हिसाब से जोश और एक खुशी कि हाँ मुझे बेस्ट परफॉर्मेंस देना है। आज बिल्कुल भी सर। मैं पूरी तैयारी करके आया हूँ, आप कुछ भी पूछ सकते हैं सर, जितना मुझे मुझसे। पूछना था मैं तो पूछ चुकी हूँ आपसे। अगर इसके बाद भी अगर आपका कुछ छूट रहा हो तो आप प्लीज हमारे साथ शेयर कीजिएगा, क्योंकि जब तक अपना आप जो अपने पूछिए बारे मैं में उत्तर जितना। दूंगा आपको। ओके, तो मेरा आपके साथ ये लास्ट क्वेश्चन होगा कि सर, हाँ हाँ। हम आपसे सिर्फ इतना जानना चाहते हैं कि यहाँ तक आप पहुँच गए हैं, ठीक है, जहाँ जिस मुकाम पर आज आप खड़े हैं ये छोटा नहीं है, बहुत स्ट्रगल करने के बाद ही मिलता है। आप इसे बेशक एंजॉयमेंट का नाम दीजिए, लेकिन ये एंजॉयमेंट आज है, उस समय नहीं होगा, क्योंकि बहुत सारी चीज़ों को हम जिस समय फेस कर रहे होते हैं उस समय हम लोग नहीं समझ पाते हैं कि जो चल रहा है वो क्या है। उस समय जो हमें वाजिब लगता है, जो हमें सुटेबल होता है, या जो हमारे लिए बेस्ट होता है, हम वो या अपने से जुड़े हर इंसान के लिए वही करते हैं। लेकिन जब कुछ टाइम करेक्ट। बीत जाता है, वो सब चीजें हम फिर से याद करते हैं, तो हमें लगता है उस समय ये ना हो कि अगर हम ये वाला करते तो बेस्ट होता। लेकिन उस समय सिर्फ हम सोच सकते हैं, या हमें हंसी आती है, बताओ उस समय हमने ये वाला काम कर दिया। जैसा कि उस स्वेटर वाला आपका सीन था, कि अभी आप हंस सकते हैं लेकिन उस समय आपके भी मुंह से निकल गया। बहुत बारी मेरे साथ भी हो जाता है कि हम लोग मतलब उस समय जल्दबाजी में वो बोल देते हैं, देखिए, कर देते हैं, मैं लेकिन बाद अपने में उसे जो एंजॉयमेंट का लोग, नाम देते हैं। जो हमारे दर्शक प्रोग्राम को देख रहे हैं, मैं बता ही देता हूँ, आपने उस स्वेटर के किस्से को 2 बार उजागर करना चाहा है। हुआ यूं था कि 3 बार मुझे बोला सर मुझे मैंने। जी 3 बार हुआ यूं था कि मुझे एक, मैं नाम नहीं लूंगा, एक बहुत बड़े फंक्शन में, एक राजनीतिक फंक्शन में, वो मतलब दोनों था, राजनीतिक गैर राजनीतिक, तो उन्होंने मुझे बुलाया कि साहब आपका सम्मान करना है। तो मैं चला गया वहां पर, तो सम्मान किया, सबसे पहले मेरा ही नाम अनाउंस हुआ, तो उन्होंने एक बुके दिया और कुछ गिफ्ट्स दिए, और अनाउंसमेंट हुई, हमारे बारे में कहा गया। तो जब ये सब कुछ हो रहा था और बुके दिया, तो जैसे ही बुके दिया तो दर्शकों में से एक महिला खड़ी हुई और उन्होंने मुझे मेरे निक नेम यानी गोल्डी के नाम से पुकारा, और उन्होंने कहा, जैसे वो बचपन में देखती थी, उन्होंने कहा कि पंजाबी में उन्होंने कहा कि गोली तू मैनू जानना है, मतलब गोली तू मुझको जानता है। तो मैं जी जी। पहचान गया। अब भला बताइए, इतने सारे लोगों के बीच में इस तरह का सवाल करना, मतलब वो चाह रही थी सारी अटेंशन उनकी तरफ चली जाए, जितने भी लोग वहां बैठे हैं, और उनकी अटेंशन चली भी गई। अब अटेंशन को वापस कैसे लाया जाए? मैंने कहा आंटी मैं आपको पहचान गया हूँ, आप वही है ना जो मेरी मम्मी से एक बार स्वेटर मांग कर ले गई थी जब मैं 6th क्लास में पढ़ता था। मेरा हाई नेक का स्वेटर आपने वापस नहीं किया है, डिजाइन कॉपी करने के लिए ले गई थी। वो बोली नहीं 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 नहीं, और वो इतना कहकर वो बैठ गई, और शायद 2 मिनट बाद वहां से उठ के पीछे से चली भी गई। तो कहने का जी मतलब ये जी है जी। कि कुछ इस तरह के किस्से हो जाते हैं। और हाँ, मैं वही
कह रही थी कि बाद में हमें लगता है कि अभी इंजॉयमेंट है, लेकिन जितने संघर्ष करके जो भी इंसान किसी भी मुकाम तक पहुंचता है कि लोग उसे जाने या उसको झक मार के देखिए इज्जत दे, रिस्पेक्ट करे। इस तरह की चीजें होती मैं रहती हैं। जैसे एक जगह हमने कोल्ड ड्रिंक पी, अब कोल्ड ड्रिंक के बाद जब पॉकेट में हाथ डाला तो देखा 500 का 500 के नोट थे, तो मैंने उन्हें दिया, तो कहने लगे नहीं सर मेरे पास खुले नहीं है। तो मैंने कहा भाई आप और सामान मुझे दे दीजिए और ले लीजिए, पैसे अपने निकाल लीजिए इसमें से। उन्होंने एक ही बात कही, कहने लगे सर आप टीवी में आते हो ना? मैंने कहा, हाँ भाई आता तो हूँ। बोला सर मुझे बड़ी खुशी है आप मेरी शॉप पर आए, मैं आपसे पैसे नहीं लूँ। तो एक अच्छा लगता है। बात तो वो कोल्ड ड्रिंक की नहीं है, एक रिस्पेक्ट की बात है। अब जैसे हमने बस में ट्रेवल किया, मुझे दिल्ली से जम्मू जाना था, तो मुझे ना प्लेन ना ट्रेन दोनों की टिकट नहीं मिली क्योंकि बहुत धुंध थी और 29 दिसंबर का टाइम था और मुझे माँ वैष्णो देवी जी के दर्शन करने जाना जी। था। अब जिस बस में मैंने ट्रेवल किया, मैंने उनसे तारीफ की बस की। मैंने कहा आपकी सीट्स तो बहुत खुली हैं। बोले नहीं सर खुली नहीं है, आपकी सीट पर आपके साथ एक साहब और शेयर करेंगे इस सीट को। हम्म। तो मैंने कहा जी। भाई मैं तो किसी के साथ शेयर नहीं करूंगा। कहाँ पर है वो बुलाइए। बोले साहब वो रात को 1-1:30 बजे बस पहुंचेगी, तो मिडवे से वो चढ़ेंगे रास्ते में। हम्म। अच्छा, तो मैंने कहा ये सीट मुझे दे दो। बोला सर सॉरी पूरी सीट सोल्ड आउट है, सिर्फ 5 सीटें बैठने की खाली, आप चाहें तो सीट छोड़ दे, नीचे आके बैठ के रात गुजार ले। मैंने कहा कोई हम्म। नहीं, जब वो आएंगे तो मुझे उठा दें। जब वो हम्म। साहब रात को 1-1:30 बजे आए, मुझे उठाया उन्होंने, तो मुझे देख के कहते हैं सर आप, मैंने कहा मतलब? मैंने कहा भाई रुको मैं नीचे आ रहा हूँ, मैं अपना वॉलेट और सब मोबाइल वगैरह उठा। तो उन्होंने अभी 4 लाइनें बोली जो मैंने अभी आपको सुनाई थी कि जी। चला था सोच कर घर से मंजिल आज पा लूंगा, ढली शाम बाकी कई काम, रोज की तरह मंजिल को कल के लिए बेटा। हम्म। मैंने उनसे कहा अरे भाई ये तो मेरी ही कविता की लाइनें हैं। उनके मुंह से निकला कौन सी? मैंने कहा कर्म योगी। तो वो एकदम मेरी शक्ल देखने लगे, कहने लगे अरुण कोचर जी। मैंने कहा हाँ। तो मैंने कहा भाई तुम मुझे जानते हो तो इतनी कृपा करो, ये पैसे पकड़ो। मैंने 2000 का नोट निकाला, मैंने कहा ये रख लो और मुझे ये सीट दे दो ताकि मैं रात सो के जाऊँ। उन साहब ने ऊपर आकर मेरी पॉकेट में पैसे वापस डाल दिए, ना तो मुझसे पैसे हम्म। लिए और सीट मुझे वैसे ही दे दी। और सुबह 6:30 बजे मुझे उठाया ये कहकर कि सर मैं आपके लिए चाय लेकर बैठा हूँ, उठिए हम इकट्ठे चाय पिएंगे। तो अच्छा लगता है ये मान सम्मान। जो चीज मुझे पैसे से नहीं मिल रही थी, मांगने से नहीं मिल रही थी, वो हमारे काम यानी जो हमने कविता जो हमने लिखी थी, तो वो उसके गहन अध्ययन करने वाले थे रीडर थे, उन्होंने मेरी कविता पूरी याद की। मैं हैरान था और उन्होंने बड़ा मान सम्मान किया। सुबह 6:30 बजे उनके साथ बैठ के चाय पी। तो इसी तरह की कई सारी बातें, या कई लोग मिल जाते हैं हमें, हम कहीं वेडिंग्स में जाते हैं, पार्किंग लॉट्स में जाते हैं, वहां से सेल्फी खिंचवाते हैं, बहुत अच्छा लगता है। या किसी जी। फंक्शंस में, मैरिज फंक्शंस में जाते हैं तो अटेंशन मिलती है, तो बहुत अच्छा लगता है, मान सम्मान बहुत अच्छा लगता है। बहुत तो बढ़िया ये सर। हमारे काम का हिस्सा है। जी हाँ, हमारे काम की जो फल हमें मिलता है उसका हिस्सा, बहुत अच्छा लगता थैंक यू सो मच सर। आपने है। इतनी सारी बातें हमारे साथ और हमारे दर्शकों के साथ, मेरे फ्रेंड्स के साथ आपने जो शेयर किया, सच में सराहनीय जी है कि बहुत मेहनत लगती है किसी भी स्ट्रगल करके हम लोग जब किसी मुकाम तक पहुंचते हैं तो वो आसान काम नहीं होता है। बट दिक्कत ये है कि जब 15-20 मिनट में या आधे घंटे में पूरी अपनी जर्नी बतानी हो तो बहुत मुश्किल होता है उसे शेयर कर पाना। तो मेरे साथ जी यही जी होता है और मैं वही कर रही हूँ कि बहुत जल्दी कि एक क्वेश्चन पूछा और उसका हमने आंसर जान लिया, बट उसके पीछे जी जी कितना हम लोगों को करना पड़ता है मैं बहुत अच्छे से समझ सकती हूँ। और जितने भी लोग स्ट्रगल करते हैं ना, जो मेहनत करते हैं, वो इस चीज को आराम से समझ सकते हैं कि किसी भी मुकाम को पाना इतना भी आसान काम नहीं है। बट मैं अपने देखिए दोस्तों को ये बताना जरूरी समझती हूँ कि किसी भी मुकाम को पाने के लिए जरूरी नहीं कि आप उसके लिए हाई फाई, अगर नहीं पढ़े लिखे हैं तो भी इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता है कि हम कुछ भी नहीं कर सकते। बहुत लोगों की ये सोच होती है कि अगर हम कम पढ़े लिखे हैं तो कुछ भी नहीं कर सकते हैं। ये सरासर गलत है। बस हमें ये पता होना चाहिए कि हमारा टारगेट, हमारा गोल क्या है और हमें क्या क्या, करना है। बस उसके लिए हमें राइट फिर राइट। रास्ते खोजने की जरूरत होती है। मैं अपने बारे में बता दूं, मैं ज्यादा पढ़ी लिखी नहीं हूँ। मैं 10वीं में थी जब मेरी शादी हो गई और उसके बाद शायद मैंने कोशिश नहीं की, या तो मेरे हालात अच्छे नहीं थे या फिर
मेरी कोशिश नहीं थी। कुछ भी हो सकता है, मैं इस समय पूरा क्लियर नहीं कर सकती हूँ, क्योंकि बहुत छोटी जी उम्र में शादी हुई और बहुत छोटी उम्र में मैंने अपने लिए काम करना शुरू कर दिया। ज़रूरतें या जी काम कोई भी था, लेकिन आज जिस मुकाम पर मैं बैठी हूँ, आज भी मैं 10वीं पास हूँ। लेकिन ऐसा नहीं है जी कि मैंने 10वीं पास होने के बाद मैंने अपना काम करने का लक्ष्य छोड़ दिया था। मुझे सिर्फ एक धुन सवार थी उस समय पे, कि जो मैंने झेला वो मेरे बच्चे नहीं झेलेंगे। टारगेट ये था, जी ज़रूरत पैसों की थी और मैं निकल पड़ी, क्योंकि मुझे खुद नहीं पता था कि मुझे क्या करना है। बट जब मैंने काम करना शुरू किया तो उसके बाद मुझे मेरी मंजिल सामने थी और रास्ते मुझे साफ नज़र आ रहे थे। अब उन रास्तों में क्या दिक्कतें थी, वो बस मुझे हैंडल करना था। तो वही मैं सबसे कहना चाहती हूँ कि ज़रूरी नहीं है कि हम बहुत पढ़े लिखे हैं तभी कुछ कर सकते हैं, या ये भी ज़रूरी नहीं है कि हम लोग पढ़ना लिखना ही छोड़ दें, क्योंकि उसके बिना भी कुछ हो सकता है। तो जो जी भी जिस टारगेट को पूरा करना चाहता है, प्लीज उसके ऊपर फोकस करे। और मैं पेरेंट्स से स्पेशल बोलना चाहूंगी कि अपने बच्चों को, चाहे वो लड़का हो या लड़की हो, हम कोशिश करते हैं कि लड़कियों को पीछे रखा जाता है। सर, मैं आपसे भी अप्रोच करूंगी कि आप भी हमारे दर्शकों से ये बोलें कि लड़कियों को जी पीछे रखा जाता है, बट इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि लड़कों को बढ़ावा देना बंद कर दें, क्योंकि हमारी देखिए, लड़कों के साथ कोई। मैं एक बात कहना चाहूंगा। पीछे मैंने एक फिल्म बनाई थी, क्योंकि सारी जी। चीजों का तो जिक्र कर पाना एकदम संभव नहीं होता। तो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, तो उसके जी। ऊपर वो फिल्म बनाई थी। तो उसमें बेटियों को प्रमोट करने के लिए हम बात करते हैं, बट उसी के साथ साथ हम इक्वेलिटी ऑफ जेंडर की भी बात करते हैं कि उनको समानता से आप ट्रीट करें, और जी। ये नहीं कि किसी को ज्यादा पक्षपात ना करें। बिल्कुल। जी, हमारा मकसद पक्षपात वही ना होता करें। है कि लड़कों को भी पीछे नहीं छोड़ना चाहिए। हम बिल्कुल। एनसीडब्ल्यूडीसी और ईसीएफ के तहत हम जो काम कर रहे हैं, उसका मेन मकसद यही है कि हम लोग एक बेहतर समाज के निर्माण की जो बात कर रहे हैं, उसे हम बेहतर निर्माण जब कर सकते हैं, तब हम एक बेहतर यूथ को सामने लाएं। यानी समाज को हम एक ढांचा समझ के चलते हैं कि एक ढांचा है जिसे हम सुधार देंगे। जबकि जहां तक हमें पता एग्जैक्टली। है कि समाज सिर्फ हमारी सोच है। अगर हम अपनी सोच को किसी लेवल तक बदल पाते हैं, किसी हद तक चेंज कर पाते हैं, तो कल जो होगा वो शायद एक बेहतर होगा। उसके लिए सिर्फ एक पहल की जा सकती है, और पहल करने के लिए हमारा यूथ आएगा, क्योंकि जो चल रहा है ना, उसे हम ज्यादा बदल नहीं सकते हैं। चालीस चलिए, मैं 45 के आपकी बाद आप। बात को बीच में थोड़ा सा इंटरप्ट कर रहा हूँ। आप बड़े सीरियस नहीं, तरीके नहीं, से कह रही हैं, मैं उसको बहुत सिंपल सीरियस शब्दों में मैटर है बोलता हूँ सर। मैं। जी नहीं, बहुत सीरियस मैटर है। मैं उस सीरियस मैटर को कुछ अलग तरीके से कहता हूँ। मैं जी। एक जी। स्कूल में गया है, तो वहां पर जब मैंने स्कूल में एंट्री ली और रिसेप्शन पर एंट्री की, तो साथ में प्ले ग्राउंड था, तो मुझे प्ले ग्राउंड से होके जाना था। तो वहां पर गर्ल्स फुटबॉल खेल रही थी। तो जब उन्होंने मुझे देखा तो पहचान लिया, तो उन्होंने कहा, सर आप हमारे साथ फुटबॉल खेलोगे? तो मैंने बोला, श्योर, मैं आपके साथ खेलूंगा। तो मैंने पहले आधा घंटा उनके साथ में फुटबॉल खेला, और उन सब ने मेरे साथ में सेल्फी ली। उसके बाद में मैं उस स्कूल में अंदर जो उनके एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ के हेड थे, तब उनसे जाके मिला। तो कहने का मतलब ये है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, उस कंसेप्ट को मैं खुद प्रमोट करता हूँ, और मैं चाहता हूँ वो खूब आगे बढ़े। बट उसके साथ साथ जो इक्वालिटी ऑफ जेंडर है, कि वॉइस को भी नेग्लेक्ट नहीं करना है, नहीं करना और चाहिए। नहीं करना है, उनको भी पूरा अपॉर्चुनिटी और गुड लक उनके लिए भी बनाकर रखें। बिल्कुल जी सर। तो बस मैं यही कहना चाह रही थी कि ऐसा नहीं है कि बहुत लोगों की ये सोच होती है, खासकर महिलाओं की, कि अगर जी कम पढ़ा लिखा है, महिला कम पढ़ी लिखी है, तो फिर उसे ऐसा लगता है कि अब हम कुछ नहीं कर सकते। ये बीत चुकी है मेरे ऊपर ना, कि 10वीं पास होने जी के बाद मैं क्या कर सकती हूँ। बहुत लोगों ने मुझे बोला, 10वीं पास की है, 12वीं थोड़ी की है, तुम्हें तो कहीं जॉब भी नहीं मिलेगी। और वास्तव में मुझे कहीं जॉब भी नहीं मिली, फिर भी मैंने शुरुआत की। आसान नहीं था, लेकिन कर दिया। आज मैं ब्रांड एम्बेसडर के रूप में काम करती हूँ। मैं यूएसए से भी 2020 की ब्रांड एम्बेसडर रही हूँ, अभी हाल फिलहाल में मई तक हूँ। तो एनसीडीसीडब्ल्यू में वाइस चेयरपर्सन, कॉन्ग्रेचुलेशंस। देन थैंक यू सर, जी जी वाइस चेयरपर्सन प्लस नेशनल एम्बेसडर के रूप में काम कर रही हूँ। और ईसीएफ में तो मैं नेशनल प्रेसिडेंट के रूप में मैं काम कर ही रही हूँ। तो मेरा कहने का राइट। मतलब ये है कि हमें सिर्फ काम करने की लगन होनी चाहिए, प्लस हमारे साथ सपोर्ट होना चाहिए हमारे घर का। बाकी दुनिया क्या कहती है उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो मैं स्पेशली जब भी लाइव सेशन में आती हूँ, किसी भी माध्यम से जब मैं लाइव होती हूँ, तो मैं एक मैसेज हमेशा छोड़ के जाती हूँ
कि मैं पेरेंट्स से भी ये रिक्वेस्ट करती हूँ कि बच्चों के साथ सिर्फ पेरेंट्स बन के ना रहें, उनके फ्रेंड्स बन के रहें, ताकि वो अपनी परेशानियों को उनके साथ शेयर करें। बाहर दोस्ती करने के लिए दोस्त ना ढूंढें। और मैं बच्चों से भी ये रिक्वेस्ट करती हूँ कि अपने माँ बाप के साथ दोस्ती करें। अगर हम लोग गलती करते हैं तो उसे छिपाए ना, एक बार जाकर बताए। डांट पड़ेगी, ज्यादा से ज्यादा एक थप्पड़ पड़ेगा, लेकिन सोल्यूशन वही मिलेगा हमें ना। तो बाहर हम लोग जब शेयर करते हैं तो एक सबसे बड़ा डर होता है किसी को पता ना चल जाए, बता ना दे। तो उस एक झूठ को छिपाने के लिए पता नहीं बच्चे क्या क्या नहीं करते, हमेशा एक गलती को छिपाते छिपाते बहुत बड़े बड़े जो होते हैं, जो गुनाह होते हैं, वो हो जाता वो है। कर और एक जाते जो हैं। आप जी। हो जाता है, और अक्सर होते हैं ये जो आजकल छेड़खानी का, ये जो मोबाइल से आजकल जो चल रहा है, कई बार ये गलती से हो जाता है, लेकिन फिर उसको हम जब दबाना शुरू करते हैं तो वो इतना ज्यादा पेचीदा हो जाता है कि फिर वो रायता जब फैलता है ना, बहुत मुश्किल होता है। लगभग लड़कों की गलतियां नहीं होती हैं, सारी गलतियां हमेशा एक इंसान की कभी नहीं होती है, ताली दोनों हाथों से बजती है। मैं बॉयज और गर्ल्स करेक्ट। दोनों तरफ से बोलती हूँ कि कोई भी बच्चा होगा, मेल या फीमेल, अगर गलती हो गई है तो सीधा अपने पेरेंट्स के पास जाए और उनको बताए कि मुझसे ये गलती हो गई। गलती है, इंसान है, हम सब करते हैं। और पेरेंट्स से करेक्ट। भी मैं रिक्वेस्ट करती हूँ हमेशा कि अपने बच्चों की गलती को एक बार माने कि गलती है, और उसके बाद उसे प्यार से समझाए। डांटना मारना किसी समस्या का सलूशन नहीं होता है। जो जी जी। जो कभी अक्सर हमारे साथ होता है कि हम कोई भी बच्चा आया, हमने बिना सुने दो तीन थप्पड़ उसमें लगा दिए, बिना जी बोले। जी। क्योंकि माहौल जो चल रहा है ना आजकल का, जो भी हम लोग देखते हैं कि बाहर निकलते समय हम 4 बार ये सोचते हैं जाए या ना जाए, पहला सवाल। फिर जाएं तो या तो अपने हस्बैंड को भेज दें या अपने बेटे को भेज दें, ठीक है। अगर बेटी को भी भेज रहे हैं तो मतलब साथ मेल में मेल का मतलब सारा है। मेल तो मैं मेल प्रोटेक्शन। मेल प्रोटेक्शन, लेकिन बहुत कम लोग इस चीज को जानते हैं कि मेल प्रोटेक्शन भी कितना, जो रेप केसेस होते हैं वो हम सब जानते हैं कि आज 6 साल की बच्ची के साथ हुआ, 10 साल की औरत के साथ हुआ, 85 की लेडी के साथ भी रेप हो जाता है, हम सब सुनते हैं आजकल, सबको पता है। कितने एग्जैक्टली। लोग ये जानते हैं कि लड़कों के साथ भी रेप केसेस होते हैं, जो कि आज तक ना तो कहीं अखबार में छपता है, ना मीडिया पे आता है, ना होता है। वो भी तो शोषण करेक्ट। झेल रहे हैं ना, उनके साथ भी बस परेशानियां बिल्कुल। होती हैं। तो अंदर ही वो सब है कि हमने ही इस माहौल को गंदा किया है। तो बस हम, एक रिक्वेस्ट है कि हम सिर्फ अपनी सोच को बदलें, एक पॉजिटिव सोच करेक्ट। रखें सबके साथ में, ताकि जो चल रहा है इसे कुछ कम कर सकते हैं। लेकिन अगर हम इसे थोड़ा सा भी बदलना चाहते हैं तो इसके लिए एक बेहतर सोच यूथ के साथ हमें बनानी पड़ेगी, जिसकी शुरुआत और बुनियाद हम आज से करेंगे। तो हम आने वाले कुछ सालों बाद, यानी एक बीज हम आज बोएंगे, तो जब वो उगेगा, बढ़ेगा, बरगद का पेड़ बनेगा, उसमें उसके लिए हमें पेशेंस रखना पड़ेगा। तो ये मेहनत हम करेक्ट। अपने एनसीडब्ल्यूडीसी और ईसीएफ के तहत जो कर रहे हैं, लगातार हमारा प्रयास रहेगा इसका। और ये जो प्रोग्राम हम आपके बीच में लेकर आए हैं, ये भी ईसीएफ और एनसीडब्ल्यूडीसी के देखिए, तहत मेरी हम आपको बहुत बहुत लेकर आए शुभकामनाएं, जो हैं। आप और अपनी थैंक यू सामाजिक सो मच संस्थाओं सर। के माध्यम से इस काम को कर रहे हैं, इस काम को करते रहें। जी, और जिस तरह के विचार आपने व्यक्त किए हैं, इन विचारों को समाज में क्रियान्वित भी करते रहें। बिल्कुल यानी सर। keep on implementing these thoughts which you have just narrated on the mic, on बिल्कुल। the microphone. Keep on implementing them also. And I wish you all the success for the growth in future. मैं हिंदी जी इंग्लिश दोनों में बोल रहा हूँ ताकि दोनों तरह के जो हमारे दर्शक हैं वो इसको समझ जाए। सर, आप कोई भी और लैंग्वेज बोलिए, मेरे सारे फ्रेंड बड़े इंटेलिजेंट है, सब समझ रहे हैं। नहीं, वो तो मैं समझ रहा हूँ, इतनी अच्छी व्याख्या आप करती हैं तो इंटेलिजेंट तो आपके होंगे, आप इंटेलिजेंट, सभी फ्रेंड्स भी इंटेलिजेंट होंगे। फ्रेंड्स ने भी आपका चुनाव ऐसे ही नहीं किया होगा। और अच्छी बात है। मैं आपको इसके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ कि इन सब कामों में जो भी आपने अभी अभी व्याख्या की, अभी आपने एक्सप्लेन किया कि जी सामाजिक लेवल पर आपकी संस्था काम कर रही है और बढ़ चढ़कर काम कर रही है, उसके लिए, और इन कामों को, इन प्लान्स को इम्प्लीमेंट भी कर रही है, उसके लिए आपको और आपकी सभी सामाजिक संस्थाओं को जिनसे आप जुड़े हुए हैं, कुछ जगह जी प्रेसिडेंट हैं, कुछ जगह वाइस प्रेसिडेंट हैं, कुछ जगह ब्रांड एम्बेसडर हैं, तो सभी जगहों पर आपको मेरी दिली हार्दिक शुभकामनाएं कि आप अपने मिशन में कामयाब हों।
और खाली शुभकामनाएं ही नहीं, अगर इसमें हमारे लिए कहीं कोई आपको लगता है कि कुछ काम करने के लिए स्कोप है, आप बताएं, हम उसको आपको करेंगे। मैं आपको बता दूं, श्योर शुरुआत के सर। तौर पे जी जी, हम मेडिकल का एक कैंप लगाते हैं बस्तियों के अंदर, महीने में एक लगाते हैं, बट वो अपनी एक इच्छा स्वरूप है जो हम लोग काम करते हैं, सेवा जी जिसको जी। बोलते हैं, सेवा सहायता जिसको बोलते हैं। तो अगर आपके माध्यम से भी अगर कुछ ऐसा हो तो हम जरूर कर चाहेंगे, थैंक यू वॉलेंटियर भी सो मच करना सर। अभी चाहेंगे। दोबारा कोरोना का हम लोग सुन रहे हैं कि फिर से आ रहा है, तो अभी इसका थोड़ा सा कम होने दीजिए, तो हम ये कैंप बिल्कुल आपके माध्यम से अपने एनसीडीसीडब्ल्यू के तहत हम इसे लगवाएंगे। और हम चाहेंगे कि जितने लोग ज़रूरतमंद हैं जो हॉस्पिटल तक नहीं जा पाते, इसमें भी दो कैटेगरी होती हैं कि जो बुजुर्ग लोग होते हैं ना, ये हमेशा पैसा बचाने के चक्कर में छोटी मोटी बीमारियां बताते ही नहीं है अपने घर में। ऐसा नहीं है कि पैसे नहीं है या फिर बस वो ऐसा लगता है ना कि बच्चों को क्या परेशान किया, थोड़ा सा बुखार ही तो है, थोड़ी सी यही तो, वो थोड़ी थोड़ी करके जो बीमारी बहुत बड़ी हो जाती है ना, तब जान पे बात बन जाती है, तब वो बोलते हैं कि ये हो गया है। तो हम उनको भी ये मोटिवेट करते हैं कि अपनी किसी भी छोटी बीमारी को छिपाए ना। परेशानी तो जब ज्यादा होती है तब हॉस्पिटल ले जाना पड़ता है, तब ज्यादा हमारी भाग दौड़ होती है, तो हम लोग स्पेशली उनका ट्रीटमेंट देते हैं। एक छोटे बच्चों का हम जो गरीब तबके के जो लोग होते हैं जो गरीबी रेखा से नीचे आते हैं, उनका हम स्पेशली टीकाकरण के ऊपर ध्यान देते हैं, वैक्सीनेशन पे, कि जो गांव में फ्री आंगनबाड़ी आशा वर्कर सीएमसी जो होती हैं, ये फ्री वैक्सीनेशन देती हैं। सरकार ने एनसीडीसी के तहत इन्हें सरकार में यहाँ पर मुहैया कराया है, स्पेशली ग्रामीण लेवल पे। तो हम लोग उनका भी पूरा डेटा रखते हैं, तो इन दो के लिए हम कैंप जरूर लगवाएंगे। बाकी लोग अपना इलाज खुद करा लेते हैं, उनकी हमें इतनी परेशानियां नहीं होती है कि वो बोल भी सकते हैं, बता भी सकते हैं। पर ये जो दो कैटेगरी के लोग होते हैं ना, कि वो तो बोल नहीं सकते हैं, बच्चे हैं, क्योंकि पैसे की दिक्कत होती है, तो लड़कियों का तो वैक्सीनेशन वैसे ही नहीं होता है, लड़कों का भी हो गया तो खसरे तक कोई नहीं पहुंचता है, बस वो छोटे वाले टीके जो होते हैं वो लग जाते हैं। और बुजुर्ग लोग अपना ध्यान पता नहीं क्यों नहीं रखना चाहते हैं, वो इतने पैसे बचाते हैं कि पता नहीं, उन्हें लगता है कि पैसे बच जाएंगे, बच्चों को परेशानी होगी, कि चक्कर में वो बड़ी बड़ी छोटी छोटी बीमारी को बड़ा बड़ा पाल लेते हैं, तो उनसे हमें बहुत परेशानी होती है। तो उनके लिए हम आपसे, अगर ये कोरोना काल कुछ कम हो गया, डीएम ने अगर हमारे रायपुर में हमें परमिशन दी, तो बिल्कुल हम आपका कैंप अपनी एनसीडब्ल्यूडीसी और मोस्ट ईसीएफ के तहत मोस्ट लगवाना वेलकम, बिल्कुल मोस्ट पसंद करेंगे। तो थैंक यू सो मच सर। बाकी मेरे पास मैं आपके जाते लिए। जाते आपसे एक सवाल मैं आपसे पूछना चाहूंगा, जब बिल्कुल। आपको जब ऑस्कर अवार्ड मिला, जी और तो आपका पहला रिएक्शन क्या, पहला रिएक्शन सोच के बताइएगा यार। सर, मैं आपको सच बताऊं तो जी जिस समय ये ऑस्कर नॉमिनेटेड हुआ था 2017 में, मूवी बनाने के लिए वो लोग आए थे, साल में हमने एक पैड यूनिट लगाया था। पैड यूनिट में मशीनें वो थी जो पैडमैन मूवी में यूज की गई थी, अक्षय कुमार जी ने जो यूज की थी, वही मशीनें हमने खरीदी थी। तो ओके। ऑक्सफोर्ड करके एक स्कूल है अमेरिका में, यूएसए में, तो उन्होंने ऑनलाइन वहाँ से फंडिंग रेज किया और ये हमें ये गिफ्ट दी थी उन्होंने, ये मशीन। उससे पहले हमने यहाँ का एक सर्वे करके उन्हें वहाँ पर दिया था, उनका कांटेक्ट हमारे साथ में था। 2 साल तक फिर उस सर्वे का ये हुआ कि उन्होंने 2 साल में फंडिंग रेंज किया, हमें वो मशीनें ला के दी। गांव तक मशीनें लाना इतना मुश्किल नहीं था, लेकिन गांव में घुसने के बाद वो मशीनें लगाना बड़ा मुश्किल था। लोगों का रिएक्शन था, लगा के दिखा जरा, फिर देख लेंगे, क्योंकि जाति से मैं गुजर हूँ और सारा ही गांव ग्रामीण एरिया से है। हापुड़ से भी 10 किलोमीटर की दूरी पर गांव है काटी खेड़ा, जहाँ मेरी शादी हुई थी। तो बहुत मुश्किल था वो, कि फिर बहुत लड़ाई झगड़ा हुआ, बहुत इश्यूज हुए, उसके बाद भी हमने वो मशीनें लगा दी। प्रोडक्ट बनाना के लिए 6 लड़कियों की या 6 महिलाओं की जरूरत थी, बड़ा मुश्किल से हमने वो अरेंज किया, कर करा के हमने शुरू किया। लेकिन अब सबसे बड़ी मुसीबत ये थी कि उस प्रोडक्ट को बेचे कहाँ पे, बेचने के लिए हमारे पास कोई मार्केट ही नहीं था। मार्केट कहाँ करें उसको। था ही नहीं सर, कुछ भी नहीं था। फिर हमने डोर टू डोर विजिट किया, उसको बेचा, लेकिन जितना उसका रिस्पांस आना चाहिए वो नहीं आ रहा था। 25 रुपए का पैकेट था, मूवी में 2 रुपए का एक पैड बता दिया था। हमारे लिए सबसे बड़ी मुसीबत थी, 4.5 रुपए से ऊपर का एक पैड हमें पड़ रहा था। 2 रुपए का मूवी में बता दिया, तो 2.5 रुपए का घाटा कहाँ से लेकर आएंगे। 25 रुपए का पैकेट 20 में बेचा, फिर भी नहीं बेच रहा था, तो बहुत मुश्किल था। स्टाफ कम था, पैकेट ज्यादा थे। तो फिर हम लोगों ने किया कि हम लोग इसे मतलब ऐसा कर लेते हैं कि रिकॉर्ड करके भेज देते हैं, क्या करें क्या करें। बहुत सारी प्लानिंग के बाद ये समझ में आया कि हम इसे शूट कर लेते हैं और दिखा देंगे, ताकि बोलना नहीं पड़ेगा।
एक दिन में 2 से 3 बार हम लोग 3-4 घंटे बोल सकते हैं, कैपेसिटी होती है, कितना बोलेंगे हम लोग। तो वो करके हमने एक मूवी शूट किया। फॉरेनर्स आए थे बाहर से, अमेरिका के लोग थे जो शूट करने आए थे। राइका जहिताब, एक सैम थे उनके साथ में, और उनका पूरा 10-12 लोगों का टीम था। 3 बार वो लोग आए, उन्होंने मूवी को शूट किया। बहुत मुश्किल होता था। गांव, पागल गांव में ऊँट आ गया वाली कहावत आपने सुनी होगी, कि लोग इकट्ठे हो जाते थे उस उसके बाद किसी भी लेडी से उसकी फीलिंग्स निकलवाना, वो पीरियड टाइम पे, और लोग झुंड के करेक्ट हिसाब से खड़े हैं, तो बहुत मुश्किल होता था वो सब करना। उनका लंच डिनर करेक्ट। खाना चाय वाय सब मतलब घर में ही था, कि उन्हें खाना भी इंडियन ही फूड था। तो उनका शूट कराना, जी वो सबसे निमटे मूवी बन गई। चले गए, हमें लगा जान से छूट गया, बच गए, जान बची लाखों पाए, चलिए काम खत्म हुआ हमारा। क्योंकि भीड़ को जी। रोक पाना बहुत मुश्किल होता था। हम्म, सबसे मुश्किल तब होता था जब शाम के टाइम वो लोग शूटिंग करने निकलते थे और गाय भैंसों का दूध का टाइम होता था। वो उछल जाती थी तो दूध नहीं देती थी फिर। तो फिर गालियां अच्छा। सुननी पड़ती थी हमें, क्योंकि लोगों का ज्यादातर दूध का काम है। वो मार्केट में दूध सप्लाई करते हैं, फिर जब उन्हें दूध नहीं मिलता था तो बड़ी गालियां मिलती थी हम लोगों को। चलिए वो भी हुआ, वहां से भी छूटा। फिर पता चला कि 2018 में इसको फर्स्ट अवार्ड मिला था किसी हिंदुस्तान के अंदर ही, हमारे इंडिया में। इसको करीबन 40 से 45 अवार्ड मिल चुके थे ऑस्कर मिलने से पहले, जिसके बारे में प्रॉपर जानकारी मुझे भी नहीं है। फिर बाद में पता चला 2018 में, हमें 2018 के लास्ट में पता चला था कि इसे ऑस्कर के लिए नॉमिनेटेड हुआ है। एनजीओ ने बहुत बड़ा सेलिब्रेशन किया। ऑस्कर जा रहे हैं। अब यकीन मानिए सर, टीवी देखने का टाइम नहीं मिलता, मुझे नहीं पता ऑस्कर क्या होता है। जा रहे होंगे, क्या कर सकते हैं। फिर उसके बाद नॉमिनेशन हुआ कि हम लोग भी जा रहे हैं, तो ना वीज़ा था, ना वीज़ा तो था ही नहीं, पासपोर्ट भी नहीं था। तो बड़ी मुश्किल ओके। आई कि पासपोर्ट बनवाइए। पासपोर्ट बनवाना समय बड़ा मुश्किल था, क्योंकि मेरे बच्चों के एग्जाम आ रहे थे, एक 10th में था, एक 12th में था। सबसे बड़ी मुसीबत कि यार मतलब इस समय बच्चों के साल चल रहा है, पूरा साल मारा जाएगा, 15 दिन बहुत मुश्किल होते हैं। चलो कर करेक्ट। करा के वो इम्पोर्टेंट। वीज़ा पासपोर्ट जैसे तैसे हमने बनवाया। 20 तारीख को हमने फ्लाइट पकड़ी और हम लोग यहाँ से अमेरिका चले गए। ठीक है, अभी वहां पहुंच गए, सब समय ऊपर से निकल गया, कुछ नहीं समझ आया कि चलिए ठीक है, ऑस्कर मिल रहा है, मिल जाएगा। ऑस्कर एक अवार्ड का नाम है, हो गया, वहाँ ऑस्कर मिल गया। सब खुश थे, हम भी खुश थे, 2-3 दिन में अपने घर चले जाएंगे, अब खत्म हुई बात। फिर जब वहां से हम लोग वापस आए, एयरपोर्ट पे लोग, हमारा काटी खेड़ा पूरा गांव, जितने मेरे रिश्तेदार थे, जिन्हें शायद शादी में मैंने कभी देखा होगा या बचपन में कभी किसी को देखा होगा, वो तक हमसे मुझसे मिलने आया। इतने लोग मेरी बारात में नहीं थे जितने लोग मुझे लेने आए थे। यहाँ आकर, तो ये एक अचीवमेंट, अचीवमेंट था ना वो। यहाँ आके सिग्निफिकेंट मेरा था। मुंह देखने लायक था कि ये होता है ऑस्कर, की रातों रात जिंदगी बदल गई। मतलब पहचान जो थी वो रही नहीं। मैं पहले एज नहीं, ए फीड मैंने वर्कर आपसे, मैं काम आपकी करती जिंदगी थी। बदल गई। मैंने आपसे ये पूछा जब आपको उन्होंने वो ऑस्कर थमाया, सर और उस चारों समय ठीक तरफ था। क्या था? ऑस्कर, ऑस्कर मिला, चारों ठीक था, तरफ मतलब अच्छा था, लेकिन मन में असली, क्या फीलिंग, पहली फीलिंग क्या थी मन में, क्या रिएक्शन? मैं उस रिएक्शन को पूछ रहा हूँ। अच्छा। ये था, मतलब ऑस्कर अच्छा। मिल गया। बाकी असली रिएक्शन मुझे विश्वास। नहीं, ओके, विश्वास विश्वास नहीं नहीं हो रहा था। विश्वास इसलिए नहीं था कि बाद में ऑस्कर एक इतनी बड़ी चीज है कि जिसके बाद आप समझ सकते हैं उससे बड़ा कोई अवार्ड नहीं होता है। है। हाँ, उसके आगे कुछ नहीं। राइट। उससे आगे कुछ नहीं। वहां आकर हम कह सकते हैं कि फुल स्टॉप लग गया। जब एयरपोर्ट पर पूर्ण आई विराम था। तो मेरा रिएक्शन देखने लायक था। मतलब मैं रो पड़ी उस समय। मुझे लगा अब एहसास हो रहा है कि ये सच में ही बहुत बड़ी चीज है, क्योंकि वहां ऑस्कर अचीवमेंट। बड़ी बात थी, लेकिन ठीक है, जैसे हमारे यहाँ अल्फा है, हमारे यहाँ दादा फाल्के साहब है, वो अवार्ड है, तो नॉर्मली हम लोग मानते हैं जैसे वो लोग मानते हैं, अभी लेकिन आपको यहाँ के लिए वो बहुत रिसेंटली बड़ी। आपको, रिसेंटली आपको दादा साहब फाल्के आइकॉन अवार्ड भी मुंबई जी, में दिया आपने रिसेंटली बताया। मुझे अभी दादा साहब फाल्के अवार्ड भी मिला है। उससे पहले एक आयरन लेडी का अवार्ड भी है मेरे पास। करीबन 400 से 500 अवार्ड हैं, छोटे से लेकर बड़े तक के अवार्ड हैं जो कि मेरे पास हैं। और बड़े मतलब सबसे अच्छा मुझे 2 अवार्ड अपने अवार्डों में लगते हैं, ऑस्कर से अलग। ऑस्कर तो खैर एक बहुत बड़ा अवार्ड है, कि एक जी। मेरे हापुड़ वालों ने मुझे दिया था, आयरन लेडी के नाम से। उन लोगों ने दिया जिन लोगों ने ये कह दिया था कि तू इस जिंदगी में कुछ नहीं कर सकती। उनके हाथों से वो अवार्ड लेके आप समझ सकते हैं कि मैं, मेरी फीलिंग क्या होगी। मतलब मैं उस समय यूं थी, दीजिए मैं तो खड़ी हूँ आपके साथ में। और एक और अवार्ड था, अचीवर अवार्ड। वो
मुझे बहुत अच्छा लगता है। मतलब अगर मुझे अवार्ड में से चूज करना पड़े, वैसे तो मेरे लिए सारे अवार्ड बड़े सम्मानित से हैं, पर वो 2 तो शो अवार्ड का मेरे नाम भी लिए। आपने अचीवर अचीवर के नाम पर ही आपने अप्रूव किया है शो का, बिल्कुल सर, है ना? ये शो उन लोगों के लिए हम लोगों ने रखा है जो अचीव करते हैं इन चीजों को। देखिए सभी लोगों को, क्योंकि सब लोग। मैंने आपको ये दूसरा ही नाम सुझाया था, तो आपने इसी पे ओके कर दिया कि भाई द अचीवर्स शो ही रखते हैं। हाँ जी, ये बिरन सर ने इसका नाम दी अचीवर्स शो रखा था। बिरन सर हमारे उनसे मैं पिछले 2 साल पहले मैं मिली थी। तो फर्स्ट ब्रेक उन्होंने मुझे दिया था, बिरन सर ने, एनसीडब्ल्यूडीसी में। मैं उनके यहाँ चेयरपर्सन उन्होंने मुझे बनाया था। फिर उसके बाद 1 साल बाद उन्होंने मुझे नेशनल चेयरपर्सन प्लस नेशनल ब्रांड एम्बेसडर के रूप मैं में आपसे यही कह रहा हूँ कि मैंने जब काम आपने कर मुझसे रही हूँ। पूछा कि शो का क्या नाम रखा जाए, और जब मैंने दूसरा ही शब्द अचीवर बोला, द अचीवर्स शो, आपने तुरंत ओके कर दिया। आपने बोला हाँ, शो का नाम सर ये द ओके क्या, अचीवर्स शो। मैं वही बता रही हूँ कि ये ओके बिरन सर ने किया था कि आपने जो नाम दिया था वो ठीक था। उसके बाद कई नाम और उन अच्छा, लोगों ने इसके सुझाए थे। बिरन सर ओके। हमारे नेशनल पेट्रोल ईसीएफ में हैं, और बिरन सर के साथ मैं पिछले 2 साल से काम कर रही हूँ। तो ये शो जब मतलब हमने इसका किया मतलब था। ये है कि ये शेयर कोइंसिडेंस है कि जब आपने मुझसे पूछा कि क्या नाम होना चाहिए जी शो का, बिल्कुल। और जब ये शब्द मैंने आपको सुझाया, तो आपके दिमाग में ये पहले से भी था, अचीवर जो शब्द। जी जी जी, तो बाकी लास्ट स्टैम्प तो सर की लगती है इसके ऊपर, उसी के बाद कुछ काम होता है हमारा। अच्छा। तो असल में ओके। उनसे उनसे बिना डिस्कस किए हम लोग अभी कोई काम करते नहीं, किसी भी तरीके का, राइट। कोई छोटे से लेकर नहीं, जो ये तो भी बहुत बड़ा अच्छी बात है जो काम आपको होगा सर के बिना टॉप्स पूछे हम लोग लीडर है नहीं जो कर आपको पाते। बता रहे हैं, मार्गदर्शन कर रहे हैं, बिल्कुल सर। वो एक उनको ऐसे पर्सन है कंसल्टेंसी दे सर रहे हैं। कि उनके ऊपर मैं नहीं, कोई भी होगा, कोई भी आंख बंद करके जी विश्वास करने लायक कोई भी इंसान होते हैं ना, जैसे मैं बोलती हूँ ना इंसान, ये वो हैं। जी। कि पिछले 2 सालों में कुछ प्रॉब्लम्स मुझे पर्सनली भी था, पर्सनली इश्यूज भी हो रहे थे, साथ में प्रोफेशनली भी था। एक टाइम ऐसा था मेरे जी। साथ में जब वास्तव में मुझे मोटिवेट की जरूरत पड़ रही थी, तो उस समय सर थे साथ में। तो उन्होंने ओके। जो भी सुझाव दिया, वो सिर्फ सुझाव देते हैं, करना ना करना वो आपकी मर्जी के ऊपर डिपेंड करता है, और वो मुझे नहीं, वो हर उस इंसान को सुझाव देते हैं जिसको शायद जरूरत है। तो वो किसी के लिए भी कभी गलत सुझाव नहीं देते हैं। तो मुझे इतना है कि हम लोग एक साथ पिछले 2 सालों से हम एक साथ जुड़कर काम कर रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि उन्होंने कभी भी कोई कोई गलत सलाह दी। वो सिर्फ ऐसा बोलते हैं, ये वाला काम ऐसे भी हो सकता है, मर्जी आपकी करना ना करना। तो फिर अब हमारे ऊपर आपको डिपेंड करता है कि उसे हम। आपको फ्रीडम फ्रीडम दे दी, आजादी दे दी उसको सिलेक्शन करने की, आप जैसा चाहें। बिल्कुल सर, वो हर किसी को ऐसा ही बोलते जी होंगे आई जी थिंक, जी बट जी। ऐसा ही होता है कि हम लोग एक साथ जब साथ जुड़ के काम करते हैं तो बिना सलाह मशवरा के हम लोग कोई भी काम नहीं कर पाते हैं। तो चलिए, बहुत अब जब खूब, आप दोस्त। ऐसी ही तरक्की करते रहें, आगे बढ़ते रहें, और नए नए कामों को अंजाम देते रहें, और अपने नए लक्ष्य उनको हासिल करते रहें, और जी नए लक्ष्य और स्थापित भी करते रहें कि ये मुझे आगे और अचीव करना जी, थैंक यू सो मच सर आपका इस शो में आने के लिए, और सभी लोगों को जो भी ये शो देख रहे हैं, जितने लोगों ने कमेंट्स किया है, मैं पढ़ नहीं पाई बीच में। है। तो थैंक यू सो मच आप लोगों का हमारे इस शो में जुड़ने के लिए। एनसीडीसीडब्ल्यू और ईसीएफ के तहत इस शो को आज दी अचीवर शो के नाम से हम लोग लेकर आए हैं आपके बीच में, जिसका मोटिव मैं पहले भी बता चुकी हूँ कि हम उन लोगों को ये रिस्पेक्ट देना चाहते हैं जो कि डिजर्व करते हैं। वास्तव में हम उनको आपके सामने इसलिए लेकर आना चाहते हैं कि उनका भी मोटिवेशन हो और हमें भी उनसे कुछ मोटिवेशन मिलती रहे। तो धन्यवाद आप सभी का। हमारा एक पेज है ईसीएफ के नाम से, आप उसे लाइक कीजिएगा एक जी, बार जाकर। जो भी इंफॉर्मेशन आपको देखनी है आप हमारे पेज पे जाके एनसीडीसीडब्ल्यू और ईसीएफ के पेज पे जाकर आप उसे देख सकते हैं। थैंक यू सो मच सर, और सभी थैंक यू सो मच प्रोग्राम आप देखने सभी वाले का। व्यूअर्स को, आरजे, एंकर, एक्टर, राइटर, टीवी सीरियल और एड फिल्म मेकर अरुण पूजरिया विडी के नाम से आप मुझे जानते हैं, मेरी तरफ से बहुत बहुत थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, ठीक है, बाय बाय। थैंक यू।